कहते हैं ये बड़ी नामुराद बीमारी है। नामुराद पीछा ही नहीं छोड़ती, ठीक हो जाती है फिर वापस हो जाती है। और मजे की बात यह है कि सीजन में होती है, पर्टिकुलर सीजन में। और वो फेवरेबल सीजन है बरसात की, मानसून, गर्मी। मैं आप सबको याद दिलाऊंगा, अचार के अंदर फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है, वो भी बरसात के दिनों में लगती है। ये भी एक तरह से फफूंद है। मेडिकली जिस एरिया के अंदर है, सिर में है तो कैपिटस कहलाएगी, इस पोर्शन पर है तो दाढ़ी वाले पोर्शन पे है तो बारबी कहलाएगी। शरीर के पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकती है, उसका अपनी अपनी जगह का नाम है। जैसे पैरों की उंगलियों के अंदर आती है तो पेडिस कहलाएगी। मैं आपको सिर्फ एक चीज निवेदन करना चाहूंगा, नाम में मत जाइए, कहाँ है, लोकेशन क्या है, उसके मत जाइए। एक चीज पकड़िए कि ये कब से है। हुई तो 10-15 दिन हुए हैं तकलीफ को, लेकिन ये हर साल होती है। आप हिस्ट्री लेंगे तो सामने आएगा कि ये अक्सर उसी टाइम पर होती है। दैट इज जो मैंने आपको अर्ज किया। नाउ राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, बिहार में भी सबसे ज्यादा गर्मी होती है। फोल्ड्स ऑफ क्रीज, जोड़ों, जोड़, और स्पेशली लोअर पार्ट, हिप, जेनाइटल रीजन के अंदर, यहां अगर है तो इसको क्रूरस कहेंगे, टीनिया क्रूरस। लोअर पार्ट को छोड़ के, जेनाइटल रीजन्स को छोड़ के बाकी बॉडी में कहीं भी हो तो कार्पोरिस कहलाती है। इसमें भी कई टाइप हैं। टाइप को समझिए, उसके ऑब्जर्वेशन को देखें, उनके सिम्टम्स को, सेंसेशन को देखें, एग्रावेशन मॉडलिटी को समझें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बरसात में क्या होता है? नमी। गर्मी में क्या होता है? पसीना। आजकल यंगस्टर्स में जीन का कल्चर है, जीन टाइट होती है। टाइटनेस की वजह से हीट ज्यादा रह मिलती है, एयर पास नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। कुछ लोग कहते हैं कि स्विमिंग करने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर फंगल इन्फेक्शन वाला बंदा स्विमिंग कर जा रहा है या स्विमिंग कर रहा है तो वो पानी को भी एक तरह से कंटामिनेट कर देगा। इसलिए रूल है कि अच्छे स्विमिंग पूल पर पहले वॉशरूम में जाकर नहा लीजिए, नहाने के बाद शॉवर लेने के बाद ही उसमें उतरिए पानी के अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा नहाइए। अब किसान, मजदूर, जीन्स कल्चर वाला, एक लेडी जो घर में काम करती है, जरा सोचिए उसके लेवल पर ह्यूमिडिटी, गर्मी,
पसीना कितना आता होगा। अक्सर ये चीज लेडीज में ज्यादा मिलेगी बजाय के उसमें। लोकल एप्लीकेशन यानी ट्यूब लगाने से उसको आराम होता है, यानी सप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन ये फिर वापस थोड़े दिनों बाद होगी। इसलिए ये क्रॉनिक होती है, यानी कि नामुराद है, ये काफी लंबे अरसे तक चलती रहती है। अक्सर रात के टाइम पर खुजली ज्यादा चलती है, या जब फ्री हुआ तो एक बार खुजाना चालू किया तो खुजाता ही रहता है। लेडीज के साथ में एक और प्रॉब्लम है कि ब्लाउज घूंघट के अंदर ये पोर्शन है, ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड है, इसके अंदर भी ये चीज डेवलप हो जाती है, तो वो कॉर्पोरिस कहलाएगी। पेल्विक रीजन में है तो क्रूरिस कहलाएगी। लेकिन कुछ भी कहलाए उससे हमारा मतलब नहीं है, सिम्टम्स को पकड़ना है। नाउ रिंग वॉर्म क्यों कहते हैं? नेक्स्ट, ये देखिए रिंग शेप है, ये रिंग शेप है, इसकी मार्जिन्स उभरी हुई है और ये गोला बना हुआ है। अगर कोई कॉमन मेडिसिन पूछे तो सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज टेल्यूरियम। लेकिन हम कॉमन पे जाएंगे या टोटलिटी पे जाएंगे, ये सोचने की बात है। जो प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज है, मर्क्यूरियस भी हो सकती है, नेट्रम म्योर भी हो सकती है, सीपिया भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है, टेल्यूरियम भी हो सकती है, तो ट्यूबरकुलिनम भी हो सकती है। अब मर्क्सोल मेरे जयपुर के अंदर एक कॉमन मेडिसिन उभर के आई है। पता नहीं कितने हजारों केस पर करने के बाद में चीज सामने आई। सबसे पहले नाइट एग्रावेशन, ह्यूमिडिटी, पसीना, गर्मी और कब्जी की शिकायत, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, म्यूकस इन स्टूल, मुंह में छाले हो जाना। टोटलिटी पर आकर हम पहुंचेंगे तो मेरे यहाँ कॉमन मेडिसिन बन के आई है, जो आउटडोर प्रैक्टिस के अंदर मर्क्सोल मैं दिलाता था। ये पूछता हूं ये देखने के बाद में कि आपका पेट साफ रहता है, कब्जी रहती है, जीभ दिखाओ, डॉक्टर साहब छाले भी रह जाते हैं। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारा काम पूरा हो गया। नेट्रम म्योर के अंदर गर्मी से और बरसात से, नमी से तकलीफ तो बढ़ती है, लेकिन इतनी जलन और खुजली नहीं होती। सीपिया घुटने के नीचे का जो जोड़ है और एल्बो का ये जो हिस्सा है, कोहनी के अंदर का हिस्सा, इसमें ये सीपिया मार्क्ड है, लेकिन उसमें बर्निंग है। सल्फर इज अ कॉमन मेडिसिन इन ऑल रेस्पेक्ट। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो सल्फर दे दीजिए। आगे चले तो ट्यूबरकुलिनम एपियरेंस पे जा रही है। ट्यूबरकुलिनम लॉक करने के काम आएगी आगे, ताकि बार बार न हो, क्योंकि वायरल एलर्जिक है, इसलिए ट्यूबरकुलिनम दी जाती है लास्ट में, या बेसिलिनम दी जाती है अकॉर्डिंग टू
हिस्ट्री। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये लेडी एक साइड से बिल्कुल ये रिंग वॉर्म बना हुआ है। नेक्स्ट, फॉलोअप के अंदर यही लेडी का इस साइड वाला इस पोज में ये रिंग वॉर्म गायब हो गया। नेक्स्ट, ये इसी लेडी के पैरों के अंदर ये रैशेज है, सर्कुलर है। दिखाइए, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी फॉलोअप। नेक्स्ट, ये लड़की देखिए, इसका कितना बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आ रहा है, सर्कुलर। मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा, क्वाइन शेप रिंग इज टेल्यूरियम अमीबिक अमीबा, जिसकी कोई बॉर्डर नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न, दैट इज सीपिया। अब आप इसमें नीचे जो दूसरा पैच है उसको भी देखिए। नेक्स्ट, ये कॉर्पोरिस है। मैंने बताया कि शरीर के ऊपर के हिस्से में या बॉडी में कहीं भी, एक्सेप्ट ग्रोइन रीजन को छोड़कर। ये शेप देखिए, नेक्स्ट, ये फॉलो, ये फॉलो। नेक्स्ट, ये अभी बात हो रही थी लेडीज की, वो पेट के ऊपर, ये देखिए ये सामने आ रही है, ये रैशेस, बॉर्डर लाइन आती है। इसकी पहचान ही यही है कि बॉर्डर बनेगी। अब सर्कुलर बनती है या इरेगुलर बनती है, पर ये बॉर्डर है और एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोअप के अंदर देखिए, इधर देखिए, थर्ड फॉलोअप के सेकंड फॉलोअप में कौन कहता है कि होम्योपैथी में स्किन की दवाई नहीं है या पहले बीमारी को बढ़ाया जाता है? मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, कन्वेंशनल मेडिसिन, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज सप्रेसिव, दबा देती है। होम्योपैथी को बदनाम यूं किया गया है कि ये बीमारी को जड़ से उखाड़ती है, इसका मतलब पहले बढ़ा देती है। ये गलत है। आपकी पोटेंसी का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन को देख करके अगर प्रॉपर होगा तो कभी भी एग्रावेशन होने के चांसेस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, ये है जेनाइटल रीजन के अंदर, ग्रोइन के अंदर ये तकलीफ देखिए, बॉर्डर बन रही है, ये क्रूरिस है। ये टाइट अंडरवियर, ये मुसीबत है। हीट मिलती है और आजकल तो सिंथेटिक यूज करने लग गए हैं लोग, पर बिहार के लोग तो बड़े सादे हैं, वो तो जांगिया वैसा पहनते हैं, लूज वाला, जहां तक मैं समझता हूं। पर यंगस्टर्स के लिए कुछ कहने की बात जरूर है। नेक्स्ट,
फर्स्ट फॉलोअप के अंदर देखिए, वापस पहले आइए, कितना मार्क्ड अपीयरेंस है, एरिथमेटस लीजन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सेकंड फॉलोअप के अंदर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये दूसरा केस है, ये गांव का है, कितना एक्सटेंसिव है लेफ्ट साइड के अंदर। नेक्स्ट, इस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी, सारा दिन हाथ पीछे बंदर के जैसे खुजाता रहता है, रात को नींद नहीं आती थी, कालसपना हो गया ऑइंटमेंट लगाते लगाते। देखिए इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर अमीबा टाइप है। वापस हम उसी बात पे जाएंगे, क्या सीपिया दे या कुछ और दे? मैंने कहा जैसे भी लक्षण है उसके हिसाब से देंगे। बैठक की जगह है, जीन्स पहनने वाला बच्चा है, गर्मी लगती रहती है और हीट मिलती रहने से पसीना भी रहता है, और एक जीन्स वो लगातार दूसरे दिन, तीसरे दिन और कई दिन तक लगातार वही पहनता रहता है, यानी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉलोअप, लेफ्ट साइड फर्स्ट फॉलोअप ओरिजिनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉलोअप दिस वन, कितना पहले से फेड हो गया और कलर क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द पोजीशन, सिर्फ यही बाकी रहा हुआ है, ऊपर से खत्म हो चुका। नीचे लोअर पोर्शन में एनल रीजन के आसपास बैठक की जगह पर। नेक्स्ट, बात हो रही थी दाढ़ी वाले हिस्से पर या फेस के ऊपर, तीन या फेस, ये सामने नजर आ रहा है। ये अक्सर नाई के दुकान पर दाढ़ी बनवाने से फैलता है या ओरिजिन होता है। ये वहीं से आती है बीमारी, अक्सर दूसरे किसी का तौलिया यूज करने पर होती है। नेक्स्ट, ये फॉलोअप में है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस पे चलेंगे। होम्योपैथी में एलर्जिक डर्मेटाइटिस पर मास्टरी है, और आज के जमाने में सबसे ज्यादा एलर्जी है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक में एलर्जी है। ये सैंडल पहनने से लेडी को लेदर एलर्जी, ये ब्रा के अंदर जो हुक लगता है ये निकल पॉलिश्ड होती है, मेटल एलर्जी। ये अक्सर सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, नहीं बल्कि बिंदी लगाते हैं, एडिसिव लगा रहता है, केमिकल लगा रहता है, तो ये केमिकल एलर्जी। ये बंदा जीन्स के अंदर ये बटन जो लगा हुआ है ये मेटल का है, ये मेटालिक एलर्जी। और ये साहब जो हैं
पगड़ी बांधते हैं तो ये हिस्सा ऊपर का पगड़ी वाले का हिस्सा ढका हुआ रहता है, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। लेकिन जो खुला हिस्सा है उस पर चेहरे पर निशान बन गए। ये बाय प्रोफेशन ही वाज अ ड्राइवर। नाउ दिस इज कॉल्ड सन एलर्जी। अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर किसी किसी की सेंसिटिवनेस होती है। वापस घुमा फिरा के वो ग्रुप वही आएगा। अपनी जगह पे पूछे, सल्फर इरिसिस्टेबल डिजायर टू ईच, अपने आप को रोक नहीं पाता टिल इट ब्लीड्स, या स्क्रैच करने के बाद फिर जलन महसूस होगी। नेक्स्ट, ये बड़ा टिपिकल केस है, बीटल डर्मेटाइटिस। बीटल, बीटल मीन्स कीड़ा, एक तरह का कीड़ा होता है जिसके काटने से ये इस तरह का उभार आता है, बड़ा एक्यूट कंडीशन होती है। कितना एरिथमेटस बना हुआ है, वेसिकुलर इरप्शन सामने नजर आ रहे हैं, इंटेंस बर्निंग ईचिंग रहती है। मेरे ख्याल में ये पेशेंट जितना डिस्कम्फर्ट फील करता है उतना शायद कोई दूसरा नहीं करता होगा। लेकिन ऑइंटमेंट कब तक लगाए? इस लुक को देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई ना कोई मेडिसिन जरूर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैं बताऊं। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसके वैरायटी ऑफ रैशेस है, वैरायटी ऑफ रैशेस। ये गर्दन में है, मैं टाइप दिखाऊंगा सिर्फ। अब ये भी बीटल डर्मेटाइटिस है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी एक सर्किल सब बन रहा है। तो क्या हम यहां भी रस्टॉक्स दें? नहीं, जो भी प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फोल्ड्स, एल्बो का फोल्ड ये रहा, उसमें खुजली हो रही है, जलन हो रही है, कुड बी सीपिया, कुड बी सल्फर। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि ये नोट करके रख दे, जो आए उसको यही दे दे, नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट, एक केस और है। अब इसको क्या कहेंगे? स्टाई हो गई, आंख दुखनी आ गई, सोजन है, देखिए अपर आईलिड में भी, लोअर आईलिड पर भी, और ये एरिथमेटस लीजन है यहां पर, ये नीचे की तरफ, ऊपर ब्लिस्टर बने हुए हैं, यहां ब्लिस्टर बने हुए हैं, यहां ब्लिस्टर बने हुए हैं अपर लिड के अंदर, देखिए ये ब्लिस्टर है। यहां ब्लिस्टर है, ऊपर ब्लिस्टर है। कीड़ा काटने पर दवाई कौन सी है? अक्सर कहते हैं लीडम। अब ये तो कहा तो सभी जाता है कि ये कॉमन मेडिसिन है, लेकिन हमारी सोच ये है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना और उसके जेन्युइनिटी को समझना, यानी कंप्लीट सिम्टम को समझना। रात को सोने के बाद सुबह आंख नहीं खुले, मर्कसॉल भी है तो एपिस भी है, ठंडे पानी के छींटे लगाए तो एपिस भी है, तो मर्कसॉल भी है। लेकिन वेस्कुलर इरप्शन नहीं है एपिस के अंदर, इट इज सिंपली एडिमेटस इरप्शन। नेक्स्ट प्लीज।
अब मैं सोराइसिस पे आऊंगा। ये ऑटो इम्यून डिजीज में आती है, डिसऑर्डर्स में आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती या रिकरेंस रहता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आएगा तो ठीक हो सकती है, वरना जीवन भर दवाई लेते रहो और ट्यूब लगाते रहो। नेक्स्ट प्लीज। वैरायटी, लुक, एरिथमेटस डार्क कलर होगा, ये वल्गरिस है, टाइप है अलग अलग। सोराइसिस वल्गरिस बैंगनी का रंग सा जैसा होगा, इसकी अपीयरेंस डार्क काली सी बैंगनी का कलर सा, ये इंडिकेशन है इसका। ये देखिए पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, ये फॉलो। नेक्स्ट, ये फॉलो। फर्स्ट पे ओरिजिनल पे जाइए और इसको कंपेयर करिए। देखिए कितना एरिथमेटस है और कितना ये लुक ये है। ध्यान से देखिए। अब आप सेकंड फॉलो पे आ जाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, फर्स्ट फॉलो पे ही है। नेक्स्ट, सेकंड फॉलो, नेक्स्ट, थर्ड फॉलो, ये सेकंड फॉलो पे, सॉरी, नेक्स्ट, ये थर्ड फॉलो पे, नेक्स्ट। कौन कहता है ये रिकरेंस होगी, वापस होगी? देखी जाएगी। ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, और होम्योपैथी में सब कुछ ठीक हो जाता है, बशर्ते कि दवाई का सिलेक्शन सही हो। सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? कि आपके ऑब्जर्वेशन, सिम्टम्स और जेन्युइनिटी को समझना। नेक्स्ट, ये एक अलग टाइप की सोराइसिस है। ये देखिए इसमें रिंग शेप बन रही है, ये फंगल नहीं है, ये सोराइसिस है, सोराइसिस गटेट। वो सोराइसिस वल्गरिस था। वल्गरिस का मतलब नोटोरियस, ठीक नहीं होता। ये सर्कुलर पेज के अंदर छोटे छोटे दाने से लेके बड़ी बड़ी सर्किल तक बनते हैं, ये कहलाता है गटेट, सोराइसिस गटेट। सवाल फिर वही आएगा कि इसमें क्या दे, टेल्यूरियम दे दे सर? मैं कौन होता हूं कि दो या मत दो? असेस करिए, असेस करिए। इसके अंदर तो टेल्यूरियम नहीं जाएगा, अमीबा शेप है। यहां अगर देखें तो ये भी अमीबा शेप आ रहा है कि इसमें तो नहीं जाएगा। ये सर्कुलर है, लेकिन यहां पर एक सर्कुलर, दो सर्कुलर है, लेकिन बाकी थोड़े से अमीबिक टाइप लग रहे हैं। नेक्स्ट फॉलो, देखिए जो बॉर्डर है वो अभी भी है, लेकिन एरिथमेटस जो उसका लुक है वो लुक एग्रेसिव नहीं है। ये पेशेंट के लिए एश्योरेंस है कि वो ठीक हो रहा है। ये हम पिक्चर निकाल के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए ताकि पिछली बार का पिक्चर और अभी का पिक्चर दिखाने पर ये चीज उसको भी महसूस हो। और चूंकि मैं एकेडमिक साइड में रहा हूं, तो स्टूडेंट्स को समझाना, क्लास के अंदर समझाना बहुत जरूरी होता है। और लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में एविडेंस नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। जो एविडेंस बेस्ड बनना चाहे वो कौन मना कर सकता है? ये एविडेंस बेस्ड तो है।
अब इसमें मेडिसिन कौन सी देनी है, ये आपकी अपनी खुद की जेन्युइनिटी ऑफ सिम्टम ने क्या महसूस किया उसको कंसीडर करना है। क्या सीपिया दें, क्या टेल्यूरियम दें इसको, क्या इसको मर्क्सोल दें, but depends upon the presentation of case according to sensation, location, modality and concomitant means complete symptom. Next, ये देखिए, नेक्स्ट, ये बड़ा टिपिकल केस है, शक्ल से ही मालूम पड़ रहा होगा, दिखने में भयंकर है। ये सोराइसिस है विथ सेकेंडरी इंफेक्शन, सोराइसिस विथ एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। आज जिस कंडीशन में ये आया है पेशेंट, उसकी पहला फर्स्ट पिक्चर है ये। इसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि मेजेरियम देनी है या ग्रेफाइटिस देनी है। फोकस करिए इसको, ये देखिए क्रेस्ट है, क्रेस्ट के नीचे डिस्चार्ज है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसके बाद पूछना है कि क्या होता है दवा के बाद की कंडीशन। थर्ड, फर्स्ट को कंपेयर करिए और थर्ड को कंपेयर करिए, कितना चेंज है। नेक्स्ट, फोर्थ, लास्ट, फिफ्थ, और ये पेशेंट अभी भी किशोर हमारे ट्रीटमेंट में है। अब आप कहेंगे दवाई क्या दी? इसकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि खुजली चलती है, मेरा काम में मन ही नहीं लगता, खुजाते खुजाते मैं परेशान हो जाता हूं। पर एक तरफ मैं देख रहा हूं कि डिस्चार्ज है इसके अंदर, तो ये सेकेंडरी वर्ड जो यूज किया गया, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। नाखूनों के अंदर जब खुजाएगा तो ये स्कैब्स इसके आगे, अब वो हाथ हाइजीन तो ध्यान देते नहीं है, और इसी हाथों से खाना, इसी हाथों से मुंह में कोई चीज जाना, तो ऑटो इन्फेक्शन। अगर सिर्फ डिस्चार्ज और पपड़ी का मतलब है तो मेजेरियम भी जाएगी विथ ईचिंग, और डिस्चार्ज पर भी चाशनी के तार के जैसे, और ग्रेफ भी होगी। ग्रेफ में क्रैक्स होंगे, फिशर्ड स्किन होगी। इसमें कहीं क्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको? क्या ब्यूटी है होम्योपैथी में ऑब्जर्वेशन की? ब्यूटी, क्रैक्स हैं, फिशर्ड स्किन है क्या कहीं? नेक्स्ट, लाइकन प्लेनस, अगेन चैलेंजिंग एरिया, ऑटोइम्यून है, कोई कॉज का पता नहीं कि क्यों होता है। देखिए केसेस, डिफरेंट वेराइटीज, ये भी 9 तरह की, 10 तरह की वेराइटी है इसमें। आगे चलिए, ये ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफेक्ट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहां पर होगा, स्पेशली ओरल। जेनाइटल पे भी होगा। और टिपिकल इसकी पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन वाली है, कहना चाहिए डायग्नोस्टिक टिप है, वो बैंगनी रंग का एक छोटा सा धब्बा। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेस की वजह से होता है। आज किसको स्ट्रेस नहीं है? फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए और उसको फॉलो करिए। डॉक्टर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर वेरी सॉरी, मैं प्लीज माफ कीजिएगा, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है सर। ये हमारा टाइम अभी 3 मिनट बचे हैं सर हमारे पास। मैं पूरा कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट एक लेकर के,
ये भी लाइकन प्लेनस है, लेकिन ये प्लग में कहलाती है। छोटे छोटे उभार बने हुए, खरूट बने हुए। नेक्स्ट, ये भी लाइकन प्लेनस है। इसमें पूरे बॉडी लोअर पार्ट के अंदर पूरा निशान है। नेक्स्ट, ये पूरे बॉडी के अंदर कुटेनियस रेस्ट, डर्मेटल पूरी डर्मा पे रंग काला पड़ जाता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये एक बड़ा टिपिकल केस है। ये रेडनेस है, ये ल्यूपस भी हो सकता है, लेकिन बायोप्सी से पता लगेगा। ये तीनों केस पे फॉलो। नेक्स्ट, ये बैंगनी रंग का फिर वापस आ रहा है। कंफर्म हो गया था बायोप्सी के अंदर भी लाइकन प्लेनस है, ल्यूपस नहीं है। नेक्स्ट, बंद कर रहा हूं मैं आगे नहीं चल रहा हूं। क्या करूं? जाना नहीं होता है, मुझे मजा नहीं आता। और इसमें माफी चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारा ये 1 घंटे का ही प्रोग्राम है सर। तो आपकी बंदिश को मैं महसूस करता हूं। आपने अपने आप को क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट प्रोग्राम फिर चालू होगा। गलती मेरी है कि मैं ज्यादा बोलता हूं। नहीं सर, साहब, definitely it is very interesting. You will get to so many आपको बहुत मौका मिलेंगे। आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरूर मिलेंगे। आपका मौका फिर और मिलेंगे। आप डेट पे डालिए, हम जरूर मौका दे देंगे। आपका बहुत अच्छा, बढ़िया हो गया। मैं डॉक्टर, आपका परिचय? आई एम डॉक्टर कुरुप, मैं डॉक्टर कुरुप है। तो आपका पाल सिंह का कॉलेज से मैं BHMS किया था 1984 को। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं रेपर्टरी डिपार्टमेंट का हेड हूं। रेपर्टरी डिपार्टमेंट का हेड हूं। मुझे मालूम है, आपको CCR में भी देखा है। मैं बस खत्म हो गई बात, कॉलेज खत्म में हो भी गई स्टडी बात। करने मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे क्या सीखेंगे। हम तो पक करके आम हो गए, लेकिन जो बच्चे हैं, बडिंग है, वो कैसे समझेंगे? माफी चाहूंगा। जरूर सर, बहुत बढ़िया है। फिर आप फिर और 8 बजे हो गया। अभी इंग्लिश का मैंने प्रोग्राम चुप चालू कर होने दिया। का है, आप इंटरनेशनल। जितना बोलेंगे मुझे जवाब देना पड़ेगा। ओके ओके, फिर और डेट फिक्स कीजिए। तो संदीप जी को बोलिए, तो जरूर आपको मौका मिलेंगे। कभी भी आपको वेलकम है। बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद। धन्यवाद डॉक्टर दरियानी सर, थैंक यू सो मच। अभी 8 बज गए, तो हम ये सेशन इंग्लिश को हैंड ओवर करते हैं। डॉक्टर शाहजी, ओवर टू यू प्लीज। ये पिछले बार भी मेरे फॉलोअर यही थे, सक्सेसर डॉक्टर शाह जी। ये मेरे को कहीं नहीं छोड़ते, हर जगह मेरा फॉलो करते हैं। चलिए। Thank you, Dr. Daryani. Nice to meet you again. Welcome to IUPH. And Dr. Daryani is a very senior member of Indian Homeopathy, and we all respect Dr. Daryani as a very senior member. And bye-bye. And it is time to start the international session. Today is our 22nd session of the Cut and Racer program. And today the country representing and participating in the Cut and Racer program is Brazil. And today, before we start, we will have 1 minute silent prayer for the success of the missions and visions of International Forum for Promoting Homeopathy, to bring homeopathy and its healing potentials to every nook and corner of the world, so that every citizen in every country will be enjoying the benefit of homeopathy for the future. So let us have 1 minute silent prayer before we go for the Cut and Racer program. So thank you. So it is today is the session represented by Brazil, which is a South American country, Portuguese language, and they will be presenting to us in English.
So the one who will be moderating is Dr. Luis Darcy Squera, who is the president of Brazilian Homeopathic Medical Association, and okay, yeah. Please make Dr. Daisy the co-host, please. Hello. In the program, please raise your hands, go to the participant list and raise your hand so that our host can identify you and make you co-host so that you can act, mute or unmute according to your will. And if you have any presentations, you can share that also. So with this, I hand over for moderation and the continue the procedures of the program. Dr. Luis Darcy Squera. Dr. Luis, over to you. You can take over the platform. Next 1 hour is for you. Thank you, Thursday. Good morning, good afternoon, everyone. Here we are to raise the curtain for the celebration of the 1,000 Days, Day 24 Brazil. We reached the 990th day of the non-stop daily webinar of the International Forum for the Promotion of Homeopathy, which is an international homeopathic humanitarian organization formed to bring together the global promotion of homeopathy. On behalf of the Brazilian Homeopathic Medical Association, we thank Dr. Ismail Said, President of the Forum, and the Vice President, Dr. Sergio Pudiat, who very patiently guided us these days with the invitation to participate in the celebration of the 1,000 days, a significant milestone for homeopathy in the world. We are very happy to be part of this family. The Brazilian Homeopathic Medical Association was founded in 1979, formed by a state association, and is affiliated to Brazilian Medical Association through its Council of Specialists. The mission of the Brazilian Homeopathic Medical Association is to represent the interests of Brazilian homeopathic doctors with excellence, collaborating in the humanist exercise of the special in the national territory, and the vision of providing access to quality homeopathy for the Brazilian population, and has as its principle the exercise of the practice doctor with the ethics and competence. The history of homeopathy in Brazil already has more than 150 years, and in 1926, the first Brazilian Congress of Homeopathy was held, which takes place every 2 years. As a contribution to the commemoration, we invited Dr. Paulo Maldonado, Vice President of the International Homeopathy Medical League for Brazil, and coordinator of the specialist title test of the Brazilian Homeopathy Medical Association, to speak about the panorama of homeopathy in Brazil. Dr. Rosana Mara Nechar, coordinator of the Education Commission of the Brazilian Homeopathy Medical Association, to speak about homeopathy education in Brazil, and Dr. Huang Wei-Ling to tell about her work with global immune deficiency, and for a sensory representation of the sound of Brazil, our special guest, Dr. Iso Fischer, President of the Homeopathy Medical Association of Paraná, a state in Brazil, which, in addition to being a homeopathy doctor, is a musician and represents our music. And after our thanks, we will hear the Brazilian national anthem touring Brazil. Thank you very much. And at the moment, we invited Dr. Paulo Maldonado for his presentation. Está sem som, Paulo.
May I begin? Yes. But may I begin? Are you looking at me? No, Paulo. Only sound. And now? Wheeling, you can speak now. Who is? May I speak now? Yeah, please. Yes. Well, I'm talking about homeopathy in Brazil, and I thank very much to all of you that we can do this work here and to know what is happening to Brazil according to homeopathy. So homeopathy has developed and established itself more and more in Brazilian population due to its undeniable clinical results. We are very happy and proud to know that Brazil is the only country in the world where there are medical doctors, pharmacists, veterinarian doctors since 1980, and also homeopathic dentist doctors since 2015. Even though agronomy is not yet a specialty, its research results are more and more stimulated in homeopathic schools, becoming an important task to the establishment of organic culture worldwide. Agriculture is more and more widespread throughout those who want a better life without the use of agrotoxic substances. And Brazil is one of the most important countries in the world in production of foods, and homeopathy is growing more and more in agronomy. Research is one of the most important tools capable of answering for the challenges of self-sustaining agriculture, with the benefits for the environment and living beings. We know nowadays organic culture is spread throughout the whole country, and people are more and more conscious of its importance in health population. The search for homeopathy in Brazil is more and more increasing. There are private and federal universities in which homeopathy is part of its compulsory and official curriculum, with resident doctors in 3 year courses. Some universities have in their curriculum homeopathy